सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अब बात होगी में मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना खटाना। इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे हस्बे मामूल आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं और नसीर लगारी साहब आज भी शो का हिस्सा नहीं होंगे, इंशाल्लाह हमें कल से ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनकी जगह हमारे साथ आज एंकर पर्सन बोल न्यूज़ मुज़म्मिल शाह हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम मामलात पर बात करेंगे। तो नाज़रीन, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदा हुआ, 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त पहली किस्त आ चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो सरप्राइजेज़ हैं और जो झटके हैं वो भी मिलना शुरू हो चुके हैं। तोहफा मिला जी 4 रुपये, बिजली महंगी कर दी गई है और इसके बाद अब गैस की कीमत है वो भी बढ़ाने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है। अब जिस तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज सनतकारों से मुखातिब थे, जो उन्होंने बातें की, उन्होंने फिर एक बार क्रेडिट लिया कि हमारी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से, डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, हुकूमत के बारे में क्या कहा, वो आपको पहले सुनवा लेते हैं। तो जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि बदकिस्मती से जो 15 माह से हमने कोशिशें करके जो ताल्लुकात पिछली हुकूमत ने ख़राब किए थे अमेरिका से, उनको हमने बहाल किया और उसके बाद IMF प्रोग्राम का अमेरिका ने खैर मकदम की है, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी टीम को भी सराह रहे थे। और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो भी ये बात कर रहे हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब की सोच की वजह से आज मईशत को इस्तेहकाम मिला है। अब सब क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन क्या मुआशी इस्तेहकाम आ जाएगा और जिन तकालीफ से अब आम आदमी को गुजरना पड़ेगा वो एक तरफ हम रख लेते हैं, लेकिन इसके असरात क्या होंगे, इन तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। आमिर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बिजली की कीमत में इजाफा हो गया, 4 रुपये इजाफा, और बिजली तो वैसे आ ही नहीं रही मुल्क में, इससे इंडस्ट्रीज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और दूसरी बात ये कि आम आदमी तो गुजर ही रहे इन मामलों से, अभी मजीद कितना? आपने सही कहा कि बिजली में जो कीमतों का इजाफा है वो सार्फिन पे बिजली बनकर गिरा है, और इसकी हमने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ी तादील दी, वजाहत की कि जी हमें क्यों बिजली जो है उसकी कीमतों में इजाफा करना पड़ा, और उन्होंने ज़ाहिर है कि इल्ज़ाम जो है वो IMF पे धरा है। लेकिन देखिए IMF क्या कहता है, IMF ये कहता है कि जो आपके एनर्जी सेक्टर के लॉसेज हैं उनको कम किया जाए, जो हमारा सर्कुलर डेट जो है वो मतलब है कि बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ में है, उसको कम किया जाए। तो उसका जो है हमारी हुकूमत ने बड़ा एक आसान सा नुस्खा चुना है, वो ये कि जी कीमतों में इजाफा कर दे। तो 4 रुपये 96% का इजाफा होकर अब जो बिजली है हमारे यहाँ माशाल्लाह 29 रुपये से ज़्यादा पर यूनिट जो है तजावुज़ कर दिया। लेकिन जब आप इसमें टैक्सेस को, लीवीज़ को, तमाम चीज़ों को ऐड करते हैं तो फिर 1 यूनिट हमें पड़ता है कम से कम 50 रुपये से 56 रुपये का। अच्छा, इसका आप मुआवजा कर लें दुनिया जो हमारा रीजन है उसमें दीगर ममालिक में कि जी बिजली की कीमतें क्या हैं, तो ज़ाहिर है कि वहाँ पे इतनी कीमतें नहीं हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो रहा है आमना साहिबा कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इतनी ज़्यादा बुलंद हो जाएगी कि जनाब हम लोग कंपेटिटिव रहेंगे ही नहीं दुनिया के अंदर। और इस चीज़ का जो एहसास है वो मेरे ख्याल में हमारी पूरी इंडस्ट्री के, आज मेरी इंडस्ट्री से 2-3 से बात हुई और वो बाकायदा सर पीट रहे थे। वो कहते जी पहले ही हमारे लिए जो है बिज़नेस को चलाना नामुमकिन हो गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, अब तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो और वजह हमें समझनी चाहिए कि जी जो कीमतों में इजाफे के लोग तादील देते हैं, जी बिल्कुल डिवैल्यूएशन हुई, ठीक है ना। इन्फ्लेशन मुल्क में आपको पता है 25% से ज़्यादा की इस साल की पेशगोई की गई है। इंटरेस्ट रेट जो हैं वो आपके तारीखी तौर पे बुलंद तरीन सतह पर हैं, 22 के ऊपर हैं तकरीबन, ग्रोथ नहीं नजर आई, ठीक है। अच्छा, और सबसे बड़ा जो जुल्म है वो है कैपेसिटी पेमेंट्स का। अब कैपेसिटी पेमेंट से हमारी क्या मुराद है कि आप लोगों ने जो बिजली घर, और इसका मैं जिम्मेदार किसको करार देता हूँ, मैं देता हूँ कि जो पिछली नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उसने 2000 या नून लीग की 2013 से 18 तक इतने ज़्यादा बिजली घर लगाए कि आपकी मतलब है कि उनकी कैपेसिटी पेमेंट इतनी बढ़ गई हमारे लिए कि अब वो अनसस्टेनेबल है। आपने अपनी जो प्रोडक्शन थी वो ठीक है 23,000 मेगावाट से 40,000 कर दिया, लेकिन आप याद रखें 2013 में हम दिया करते थे कैपेसिटी पेमेंट में 185 अरब, ठीक है। अभी जो लास्ट ईयर का डेटा आया है 23 का, फाइनेंशियल ईयर 23 का, उसमें हम दे रहे हैं 1400 अरब रुपए एज कैपेसिटी पेमेंट, और रवा साल का जो हम लोगों ने टारगेट रखा है वो तकरीबन 1900 अरब का है। अब ये 1900 अरब रुपए जो हैं वो आपसे और हमसे वसूल कर रहे हैं कीमतों में इजाफा करके। लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस किससे वसूल कर रहे हैं? वो हमसे और आपसे कर रहे हैं। जो बिजली की चोरी होती है किससे वसूल कर रहे हैं? आपसे और हमसे कर रहे हैं। और न सिर्फ ये बल्कि जो मतलब है लोग बिल नहीं देते उसका भी जो मतलब है बार जो है वो हमारे और आप पे पड़ा है।
तो उसका एक ज़ाहिर है कि मनफी असर होगा। अब आप ये कह दें जी IMF की शर्त थी, लेकिन IMF तो कुछ और बात कर रहा है, आप उसको समझ कुछ और रहे हैं। आपने सिर्फ एक नुस्खा बनाया हुआ है कि जी कीमतों में इजाफा कर दो। अच्छा, इससे क्या होगा कि लोग मजीद बिजली की खपत हमारे यहाँ कम होंगी, इंडस्ट्री का पहिया स्लो होगा। लोग जो है मतलब अगर कहते हैं बल्ब जलाया करते थे 2 तो 1 जलाएंगे, बाज़ औक़ात तारीकी में बैठेंगे। तो ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक है मईशत के लिए, क्योंकि एनर्जी सेक्टर के अगर प्राइसेस आपने सही नहीं रखे, और अभी आप देखिएगा कि गैस की कीमतों में भी इजाफा होगा कि गो गैस नहीं आ रही है, गैस की कीमत में इजाफे के लिए ऑलरेडी तो बड़ा मेरे ख्याल में इसका मनफी इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल। और इस पे आप बस मैं आखिरी वो जो जुमला कहना बहुत ज़रूरी है कि जो शख्स बिजली का बिल भरने जाएगा, जो गैस का बिल भरने जाएगा, जब वो कोई चीज़ खरीद रहा होगा तो किस चीज़ की तारीफ कर रहा होगा? वो पीडीएम हुकूमत को सलाम अर्ज कर रहा होगा। वो तो पीडीएम हुकूमत तो कह रही है कि हम लोगों ने दिवालिया होने से बचा रही है, तो माजी की हुकूमतों पर सारा मलबा डाला जा रहा है। मुज़म्मिल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी जिन तकालीफ से, जिन मराहल से हमें गुजरना पड़ा है डिफ़ॉल्ट होने से, लेकिन मुल्क बच गया है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मायूसी छाई हुई है, वो चाहे कारोबारी तबका हो। इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज मुलाकात भी की, एतमाद में लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आपके मसाइल का हल हमारा सबसे अव्वलीन तरजीह है। तो लेकिन सूरत हाल ठीक होगी कैसे? हमने कर्जा तो ले लिया, टैक्स रेवेन्यू हमने इतना बड़ा हदफ रख लिया उसका, ये सब चीज़ें हो पाएंगी आगे? देखिए, रिपीटेडली हर गवर्नमेंट जो आती है वो यही कहती है कि मसाइल बहुत बड़े हैं, मजीद लैंडिंग करनी पड़ेगी। पिछली हुकूमत ने 3.5 साल में 70 सालों का 76% लोन ले लिया और वो डेट सर्विस में गया, उसके अलावा कहाँ गया किसी को मालूम नहीं है। ये जो करंट गवर्नमेंट है इसने 35% से ज़्यादा टैक्स लिया है पाकिस्तान के 70 साल का विद इन 1.5 years। और इससे साबित ये होता है कि सारी एक्सटर्नली मैनेज्ड इकॉनमी है। हम बात तो बहुत करते हैं कि बिजली महंगी हो गई है या फिर बिल ज़्यादा आएगा, और जो पॉलिसीज़ नाफिज की जा रही हैं, पेट्रोल महंगा किया जा रहा है और डॉलर जो है वो मज़ीद स्ट्रेंथन हो रहा है अगेंस्ट द रुपी। लेकिन मसला ये सारे फैसले हमारे अंदर करने की सकत बची नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक सॉवरेनिटी जो है वो फिजिकल सॉवरेनिटी होती है, जो आपके बॉर्डर्स की सिक्योरिटी होती है, और एक सॉवरेनिटी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी होती है 21वीं सदी के अंदर। पाकिस्तान अपने फैसले करने का मजीद जो है वो सेल्फ रिलायंट नहीं रहा। अच्छा, मुज़म्मिल मैं कर रहा हूँ, मुज़म्मिल मैं खता यूँ कर रहा हूँ कि मारूफ जो हमारे माहिर मईशत हैं डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है फ़ोन लाइन के ऊपर। सुलैरी साहब, ये बताइए कि ठीक है IMF का प्रोग्राम मंजूर हो गया, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, हुकूमत खुशियाँ मना रही है, लेकिन अब उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आना शुरू हुए, और वो सबसे बड़ा आया बिजली की कीमतों की सूरत में। आप किस तरह से देखते हैं इसके क्या असर होंगे? जब एनर्जी सेक्टर की आप प्राइसेस में इजाफा कर देते हैं तो आम सार्फिन छोड़ें, इंडस्ट्रियलिस्ट हो और लोग हों, उनकी भी परेशानी बढ़ती है। जी शुक्रिया आमिर भाई। देखिए, इस वक्त चॉइसेस क्या थी लोगों के पास? या तो आपकी कुव्वत खरीद जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, रुपया इतना नीचे चला जाता डेप्रिसिएशन की वजह से, अगर IMF की डील ना होती है, जब मुल्क डिफॉल्ट के दाने पे पहुंच रहा होता, तो भरे कीमतें जो हैं अगर उनमें ना इजाफा हो रहा होता, लेकिन आप के रुपए की वैल्यू कोई ना रहती, तो एक तो वो सिचुएशन थी। दूसरी ये थी कि IMF के फिस्कल डिसिप्लिन में आके थोड़ा सा अगर रुपए की कीमत रुक सके, कमोडिटी अगर थोड़ी महंगी भी हो जाए, तो वो दूसरी चॉइस। तो लेसर इवल जो थी इस वक्त, या एक एसेंशियल जो थी आपके पास प्री रिक्विजिट, वो यही है कि दिवालिया होने से बचा जा सके। अच्छा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैं जरा खता कलामी करूं, मुझे अगर क्विकली कि हमारी हुकूमत के पास सिर्फ जो एनर्जी सेक्टर की प्राइसेस बढ़ाने का जो है वो नुस्खा इस्तेमाल करते हैं, वो PTI गवर्नमेंट हो, ये वाली गवर्नमेंट हो, उससे पहले की ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस पे तवज्जो नहीं देते, जो स्टक अप बिल्स हैं उस पर तवज्जो नहीं देते, कैपेसिटी पेमेंट ने हमें मरवा दिया है। तो आप और कोई ऑप्शन इसके अलावा नहीं है, क्योंकि जब आप कीमतों में इजाफा करते हैं वो तो पूरी कहते हैं इकोनॉमी की गला घोट देता है। जी, अगले 7-8 महीने में तो इसके अलावा और कोई चारा नहीं, जब तक ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट है। क्योंकि जब हम महंगी बिजली बनाएंगे, या जैसा आपने इशारा किया ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की वजह से बिजली चोरी होगी, या बिजली तकनीकी तौर पे अपने डिस्ट्रीब्यूशन में जब वो ज़ाया होती है, तो किसी न किसी तो कीमत पूरी करनी है। इसी तरह से गैस का भी यही हाल है। तो एनर्जी जो है, IMF हमेशा से यही कहती है कि जी जो आपकी कॉस्ट ऑफ जनरेशन है, जिस कीमत पे आप बिजली पैदा कर रहे हैं, जिस कीमत पे आप गैस खरीदते हैं, उससे सस्ती हर एक को मत दीजिए। तो हर एक को मत देने का मतलब ये है कि आप टारगेटेड सब्सिडी तो दे सकते हैं, लेकिन आप बाकी सब लोगों पे उसका जो है रिकवरी वो पूरी करें। और अगर आप नंबर्स की तरफ देखें तो
ये आपके दफाई बजट से कहीं ज्यादा है, जो कि इस वक्त तक टोटल जो एनर्जी सर्कुलर डेट बन चुका है। तो ये पूरा करना होगा। जो मुश्किल रिफॉर्म्स अभी आनी है, यानी ये तो बड़ा आसान है कि बिजली का बिल बढ़ा दिया और ज़ाहिर है कंज्यूमर की जेब से जाना है, कुछ ना असर नहीं होता। लेकिन इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत जो है, क्योंकि वो एक अगला IMF का प्रोग्राम भी निगोशिएट कर रही होगी, जो कि अगेन इज अ मस्ट पाकिस्तान की मईशत को चलाने के लिए। तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि उस हुकूमत के लिए ये जो इस तरह के रिफॉर्म्स हैं, पॉलिसी रिफॉर्म, जी वो करना होंगे, तो वरना अगला कर्जा आपको नहीं मिलेगा। एक आम आदमी के लिए कितने अरसे तक हम कह सकते हैं कि मुश्किलात यूं ही चलती रहेंगी? ये 7 से 8 महीने होंगे, उसके बाद कुछ बेहतरी की जानिब हम जाएंगे? 7 से 8 महीने के बाद तो हम आदी हो रहे होंगे, क्योंकि 7 से 8 महीने के बाद जैसा मैं कर रहा हूँ कि अगला आपको नया IMF का प्रोग्राम निगोशिएट करना है। तो ये वाला जो 9 महीने का स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, ये तो एक ब्रीदिंग स्पेस आपको मिली है। अगला प्रोग्राम अभी होना है जो इससे ज्यादा मुश्किल होगा। हाँ, अब इसमें हुकूमत कर क्या सकती है? हुकूमत को थोड़े से अपने पॉलिसी मेयर देखने होंगे। एक तो फिस्कल स्पेस उसको पैदा करनी है कि अगर वो अपने आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन पैदा करना सिखाना चाहती है और वो चाहती है कि इस तरह के फैसले ना करे, तो फिर वहाँ पे यहाँ पे के अखराजात की कटौती हो सकती है। और मेरा इशारा जो है वो PIA है, मेरा इशारा स्टील मिल्स है, मेरा इशारा 800 अरब रुपए खर्च करते हैं वहाँ पर। हाँ, तो अगर वहाँ पे आप और दिखा सकते हैं कि फौरी तौर पे अपने बिजनेसेस को या अपने घरेलू साथ नहीं करना चाहते, हमारी आमदनी और अखराजात में जो गैप है वो यहाँ से पूरा कर लेते हैं, तो IMF खामोश होते हैं कि IMF किसी खास सेक्टर पे बहुत ज्यादा पुश नहीं करती, वो तो ये कहती है कि आप अपनी आमदनी और अखराजात जो है तो उसमें तवाज़ुन लाएं। अच्छा, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और दीगर लोग भी बिल्कुल सही कहते हैं कि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं थी, हमें IMF के पास जाना था। लेकिन लोग बात काउंटर आर्ग्यूमेंट कहते हैं कि ठीक है अभी तो आप चले गए, लेकिन बार बार जाना कि IMF के पास सिर्फ 2 नुस्खे होते हैं मईशत के लिए, वो जो डिस्प्लिन हमें देते हैं कि एक तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें और रुपये को डिवैल्यू कर दें। और ये आप देखें कि मुसलसल और उसकी वजह से जब आप ये 2 इक़दाम करते हैं तो हमारा जो डोमेस्टिक डेट है और दीगर डेट है उसमें एकदम इजाफा हो जाता है और वो हम बगैर नया कर्जा लिए अपने कर्जे में इजाफा कर रहे होते हैं। तो यानी कि IMF की जो स्ट्रेटजी है उस पर भी सवाल ये निशान है कि हम लोग 22 मरतबा गए उसी दुकान पर, उसी डॉक्टर के पास, और हमारा जितना हमने इलाज किया हमारा मर्ज बढ़ता गया। जी आबिद साहब, क्योंकि हमने कभी इलाज पूरा नहीं किया। IMF को आप नाज़रीन को ताज़ा ज़बान में यही बता सकता हूँ कि वो आपकी एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक का कोर्स जब आप अधूरा छोड़ते जाते हैं 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, तो वो इनइफेक्टिव हो जाती है। पेशेंट जो है उनकी बीमारी इम्यूनिटी हो जाती है, उसमें रेजिस्टेंस आ जाती है उस दवाई के। तो लेकिन ये वाला जो IMF का प्रोग्राम है, अगर ये ना होता तो रुपया जो है वो बिल्कुल ही बेकदरा हो जाता। अभी तो और उसमें जो अनसर्टेनिटी आ गई थी और जो वॉलेटिलिटी थी कि मार्केट खुलती है तो पता चलता है जी रुपया जो है 20 रुपए नीचे गिर गया, अच्छा 10 रुपए गिर गया, जिसकी वजह से पैनिक बाइंग शुरू हो गई थी, ग्रे मार्केट बन गई थी, लोगों ने होल्ड करना शुरू कर दिया था, यानी बाकायदा ये इन्वेस्टमेंट बन गई। और अभी भी अगर आप फॉरेन एक्सचेंज से मुतल्लिका लोगों से बातचीत करें, मलिक बोस्तान साहब ऑन रिकॉर्ड कई दफ़ा कह चुके हैं, फॉरेन एक्सचेंज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, के 4 से 5 अरब डॉलर जो है वो लोगों के लॉकर्स में पड़ा है। अब ये वो डॉलर्स हैं जो कि पैनिक में आके खरीदे गए थे जब रुपया बड़ी तेजी से नीचे गिर रहा था। और जाहिर है कि अब IMF में आने से कम ये होगा कि आपका बाकी इनफ्लो ऑफ डॉलर शुरू हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, इस्तेकाम आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आबिद सईद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आमना साहिबा, ओवर टू यू। जी मिर्ज़ा साहब, यही बात कि PDM हुकूमत की अगर हम 1 साल की कारकर्दगी देखें, जिस तरह से आज वो ये कह रहे थे कि IMF की जो MD हैं उनसे उनकी टेलीफोन पर बात हुई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत ने यानी PTI की हुकूमत ने IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, जिसकी वजह से मामला ख़राब भी हुए। तो आप समझते हैं कि ये जो अब PDM की हुकूमत अगर आगे कंटिन्यू करती है, अगर इंतखाबात में PDM की हुकूमत ही आती है या मुस्लिम लीग नवाज गवर्नमेंट में आती है, तो ये मामला देखते हुए ये आगे मामला ठीक कर लेंगे अब IMF को? नहीं, अभी तो कबल वक्त ये कहना कि यही लोग आते हैं और मतलब है, क्योंकि मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था कि लोग जो हैं, वोटर्स जो हैं वो बहुत नाला हैं और उनकी समझ में ये बात, जैसे भी आबिद सुलैजी साहब कह रहे थे, बड़ी मंतकी बात कह रहे थे, लेकिन एक आम आदमी से, और मुजम्मिल भी आई थिंक उनसे भी पूछिएगा कि एक आम आदमी को इतनी पेचीदा चीज़ें समझ में नहीं आती। उसको है भाई मेरा घर का बिल बढ़ गया, मैं जो शॉपिंग किया करता था हफ्ते की 2-4 हज़ार में, 10-12 हज़ार में, वो 16-17-18 हज़ार हो गई वीकली ना।
अगर और बिजली का बिल जो है मेरे एकदम 30% 40% बढ़ गया है, तो ये जब वो चीज़ें देखता है तो उसको फिर ज़ाहिर है कि नाराज़गी का इजहार करता है। तो ये अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं तो वो बिल्कुल दूसरी सूरत हाल होगी और बड़ा चैलेंजिंग होगा। लेकिन इस बात की जो ज़मानत है IMF प्रोग्राम की, वो 3 हुकूमतों की है, जो हम पहले भी इस प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि जी इस हुकूमत ने करना है, ले लिया, 1.2 बिलियन मिल गया है, उसके बाद निगरान हुकूमत को मिलेंगे और तीसरी किस्त अगली हुकूमत को, फिर उसको एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी को जो है 3 साल प्रोग्राम को निगोशिएट करना होगा। तो लेट्स होप कि इस मरतबा हम एंटीबायोटिक का कोर्स जो है वो बिल्कुल पूरा करें। जनाब ठीक है मुजम्मिल, आपसे मैं जानना चाहूँगी IMF के बाद जी जो अब हमारी डील हुई है IMF के साथ, जो मुआहिदा हुआ है, आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का खुसूसन मुस्लिम लीग नून का पोर्टफोलियो जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है पहले से? क्योंकि जिस तरह से वो बार बार क्रेडिट ले रहे हैं कि IMF के साथ मुआहिदा हमने कर लिया, डिफ़ॉल्ट होने से हमने मुल्क को बचा लिया, इनकी शराइत भी जो इतनी कड़ी थी हमने वो मान ली, और हमने ऐसा बजट पेश नहीं किया जो कि हमारे लिए इंतखाबी मुहिम बनता आगे जाके, तो इस तरह के मामला नहीं हमने किए। तो ये आप समझते हैं कि इसका इनको एक लेवरेज मिलेगा, इनको वोट पड़ सकता है इस मामले में? देखें, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कल्चर ये है कि अगर कर्ज कहीं से मिल जाए तो वो इट्स अ मोमेंट टू सेलिब्रेट, वो कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर मैं और आप ज़ाती ज़िंदगी में किसी से कर्ज ले लें तो परेशानी का आगाज़ हो जाता है कि वापस कहाँ से करना है, लेकिन यहाँ पर खुशी मनाई जाती है। उसकी वजह ये है कि वी आर ऑलरेडी हिटिंग द रॉक बॉटम। इतना बुरा हशर है कि उसमें जहाँ से भी थोड़ा सा बेल आउट मिलता है जो मोमेंटरली डिफ़ॉल्ट को एक्सटेंड कर सके, तो वही बहुत होता है। किसी भी इकोनॉमिक मैनेजर की परफॉर्मेंस के बतौर मेडल सजा के ये बताते हैं कि दिस इज़ दी अचीवमेंट जो हमने की है। तो अब देखा जाए तो अगर ये ना होता तो फिर तो बिल्कुल ही जो PMLN की खसूसन पॉलिटिक्स है इलेक्शन में जाने से पहले वो बिल्कुल सेक्रीफाइस हो जाती। उसकी वजह ये है कि इस नहज पर अगर वो छोड़ के जाते, इक़्तिदार इंटरिम गवर्नमेंट को सौंप के जाते, तो फिर उसके बाद में कैंपेन के लिए बाहर निकलना भी शायद मुश्किल होता। तो ये कह सकते हैं कि किसी हद तक फेस सेविंग हो गई है। उसकी वजह यह है कि ये कोई लॉन्ग स्टैंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट है और स्टैंड बाय एग्रीमेंट 9 महीने के बाद एक्सपायर होगा। आपको असल में लॉन्ग स्टैंडिंग एग्रीमेंट चाहिए IMF से, अगर वो नहीं करेंगे तो दोबारा से डेप्रिसिएशन शुरू हो जाएगी और दोबारा से उसी क्राइसिस में आप स्क्वायर वन पे आके 9 से 10 महीने बाद खड़े हो जाएंगे जहां 1 महीना पहले थे। तो मसला ये नहीं है कि इस स्टेज के ऊपर इन्होंने ये प्रोग्राम सिक्योर कर लिया तो क्रेडिट किसको जाता है। क्रेडिट तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट है उसने निगोशिएट किया है, किसी और ने नहीं किया। लेकिन बात ये है कि आगे का विजन क्या है ये अनक्लियर है, क्योंकि कंसेंसस होता है पार्टीज के दरमियान, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत हार्म करती है। और दूसरा, इकोनॉमी कभी भी माइक्रो मैनेज हो नहीं सकती। वो 1 साल 2 साल 3 साल की बात नहीं है, वो डेकेड्स की बात होती है। आप सऊदी अरेबिया का विजन 2030 देख लीजिए MBS का, उसमें एक एक चीज़ डिफाइंड है फॉर द नेक्स्ट 7 to 8 years, और वो आज से 3-4 साल पहले उसका डॉक्यूमेंट सरफेस किया था। तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट डेकेड की प्लानिंग होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 6 महीने का सोचते हैं, इससे ऊपर जाते नहीं हैं। हम दूरस नताइज का हमें सोचना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुजम्मिल। हमें एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे तो सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो सनतकारों से मुलाकात की है, उन्होंने उसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, वो ये कि उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका के साथ उन्होंने जो ताल्लुकात बेहतर करने में 15 माह उनको दरकार थे और 15 माह में उन्होंने ये ताल्लुकात बेहतर किए हैं। यानी उन्होंने फिर मोरद इल्ज़ाम ठहराया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि ताल्लुकात बिगाड़ दिए गए थे। अब किस तरह से ये मामला ठीक हुए हैं, इस पर आमिर रज़ा साहब से बात कर लेते हैं। आमिर रज़ा साहब, ये बेहतर ताल्लुकात किस टर्म में बात की जा रही है? शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं? ये बड़ा दिलचस्प जुमला है। मतलब पहले तो ये सवाल होता है कि बेहतर ताल्लुकात से आपकी मुराद क्या है, हाँ। आपका पैमाना क्या है बेहतर ताल्लुकात का? मतलब है कि जो हमें समझ में आता है कि इस वक्त जो है स्टेट रिलेशन जो होते हैं वो हुकूमतों के ताबे नहीं होते, बल्कि वो रियासती मफादात के ताबे होते हैं। और उसमें हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि जी हमारा जो असल वो है, जो हमारा सबसे बड़ा हरीफ है भारत, उसके साथ अब उनके स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया है। और ये अमल जो था वो ये नहीं कि बाइडन के दौर से शुरू हुआ या उससे पहले जो ट्रम्प थे उसके दौर से शुरू हुआ, ये जॉर्ज बुश के दौर से शुरू हुआ कि जब पाकिस्तान और अमेरिका की बड़ी गाड़ी छन रही थी और हम वर्ल्ड वॉर ऑन टेरर में उनके शाना बचाना थे, सदर परवेज़ मुशर्रफ की ज़ाती दोस्ती हुआ करती थी, उस वक्त उन्होंने एक ही डिसीजन लिया था। और उसके बाद हमें समझना ही चाहिए था कि आहिस्ता आहिस्ता जो है पाकिस्तान की अहमियत कम हो रही है। पाकिस्तान की जो अहमियत थी अमेरिका की नज़र में वो सिर्फ ठीक है एक
ट्रांजिशन के तौर पे थी कि वॉर ऑन टेरर हो रही है, उसमें आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म उन्होंने भारत का इंतखाब किया और उसको क्यों किया कि जनाब चाइना के अगेंस्ट जो है उसको प्रॉप अप करना था, उसको एज ए बैलेंसिंग एक्ट लेकर आना था ना। तो अब यहाँ पर अगर आप इस बात पे खुश हो रहे हैं कि अमेरिका ने जो है ये मेहरबानी की कि जी IMF का लोन जो है आपसे पहले तो हमने नाक से लकीरें जितनी खींच सकते थे खींच ली, और उसके बाद उन्होंने ये मेहरबानी की कि हमें मिल गया, ठीक है, यकीनन ये बात हुई, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि कोई भी बड़ी ताकत, हत्ता कि अमेरिका भी, वो नहीं चाहेगा कि जी पाकिस्तान जो एक जौहरी मुल्क है, 24-25 करोड़ की आबादी है, वो बिल्कुल कहते हैं डिस्टेबलाइज हो जाए, वहाँ पर अफरा तफरी हो जाए। फिर अभी एक और बड़ा सवाल है कि इस मेहरबानी के पीछे एक तो हम माशी कीमत अदा कर रहे हैं, बिजली की कीमत में इजाफा करके, गैस की कीमत, ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसकी सियासी कीमत क्या दी जा रही है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि अमेरिका ने आपसे क्या वादे लिए कि भारत से ताल्लुकात में आपको उनकी कौन कौन सी बात फाकम-ब-दहन माननी पड़ेगी। उसके मुराद ये कि जी अगस्त 5, 2019 के बाद उन्होंने मकबूजा कश्मीर को जम कर लिया अपने अंदर, ठीक है ना, तो क्या अब हम उसको एज अ न्यू रेड लाइन समझकर, भारत का कब्जा समझ के, जो हमारे यहाँ बाज़ लोग बड़े मचल रहे हैं कि जी भारत से ट्रेड होना चाहिए, आप भूल जाएं कश्मीर को, पीछे कर दें, उसके साथ क्रिकेट के रवाबित हों, उसके साथ जनाब फिल्में, मतलब है फिल्में आ रही हैं उसकी, तो हमारे यहाँ वो ख्याल भी है। तो और बहुत सारे लोग ये समझते, तो हमें ये समझना चाहिए कि किस कीमत पे कर रहे हैं, और ये चीज़ जो है जब तक वादे होके नहीं आएगी, लेकिन ठीक है ये दावा कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान ने भी मतलब है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रंप के साथ उसकी एक अंडरस्टैंडिंग थी, और जो अफगानिस्तान के मामले के ऊपर जब पुल आउट कर रहे थे, तो ज़ाहिर है कि एक अमेरिका ने जो अपनी नाकामी का मलबा पाकिस्तान पे गिराना चाहा, जिसकी मेरे ख्याल में हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने और उस वक्त की हमारी हुकूमत ने जो है उसका एक कहते हैं ना कि जो उनकी समझ में आ रहा था जवाब देना, उन्होंने दिया। जी ठीक है जी, मुज़म्मिल भी हमारे साथ हैं। अभी हम कुछ सियासत पे, इंतखाबात के हवाले से भी बात कर रहे थे। मुज़म्मिल, अभी जो हम देख रहे हैं, पहले एक सवाल सबके जहन में था कि क्या आने ये जो रवां साल है इंतखाबात हो भी जाएंगे या नहीं, लेकिन इसका इंदिया दिया है शहबाज शरीफ साहब ने। वो ये कह रहे हैं कि अगस्त में जी हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, असम्बली तहलील हो जाएगी और उसके बाद निगरां सेटअप आएगा और फिर इंतखाबात की तरफ जाएंगे। इसका मतलब इंतखाबात तो होने जा रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब अभी तक मुल्क में वापस नहीं आ रहे। किस सिग्नल का वो वेट करें? मुख्तलिफ तारीखें दी जाती हैं, कभी कहा जाता है अगस्त में आएंगे, कभी कहा जाता है सितंबर में आएंगे। किन शराइत पर वो आना चाह रहे हैं, किसके सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं वो? देखिए, इसमें नून लीग की जो पॉलिटिक्स है वो पंजाब के अंदर बहुत सफ़र की है। रिसेंटली हमने जो लास्ट गवर्नमेंट बल्दियाती इंतखाबात के रिजल्ट भी देखे, उससे भी आइडिया हुआ हमें कि जो है वो राय जा रही है आवाम की। और अभी अगर देखा जाए तो इस हुकूमत को लेने के बाद क्लैरिटी है PMLN की, वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, और इस पॉलिटिकल कैपिटल को रिडीम करने के लिए नवाज शरीफ साहब से जो है वो बेहतर कोई ऑप्शन है नहीं नून लीग के पास, जिसको वो पिच करें, आवाम को बताएं कि अब नेक्स्ट गवर्नमेंट में हम अच्छा सकते हैं। जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो पीपल्स पार्टी का अभी रिसेंटली जिस तरह से मौक़िफ़ रहा है कि नवंबर से आगे तारीख जानी नहीं चाहिए, इंतखाबात होने चाहिए, और नून लीग की इसमें लैक ऑफ क्लैरिटी, ये कि दोनों के मफाद में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसकी वजह ये चाहेगी कि इंटरिम गवर्नमेंट लंबा अरसा कंटिन्यू करे। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, बड़े मसाइल के अंदर थे, ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट थे, तो उसको ज़रा आवाम भूल जाएं और आने वाले जो मसाइल हैं वो इंटरिम गवर्नमेंट पर डाले जा सकते। ऑन द फ्रंट थी मुस्लिम लीग नून, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो चाह रही है कि फ़ौरन इंतखाबात हो जाएं? और जरदारी साहब के बयानात से भी ये लगता है कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे हुकूमत बनाने जा रही है। बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज। उसकी वजह यह है कि पंजाब की जो गेम है उसमें पीपल्स पार्टी के पास कुछ खोने को नहीं है। साउथ पंजाब से कुछ सीटें वो सिक्योर करने के हवाले से कॉन्फिडेंट है। इसके अलावा जो बैटल ग्राउंड है पीपल्स पार्टी का वो सिंध है या बलूचिस्तान किसी हद तक है, तो इसीलिए वो ये नहीं फील करते कि पंजाब में अगर अभी इलेक्शन हुआ तो हम सफ़र करेंगे, बिकॉज दे ऑलरेडी डोंट हैव अ लॉट ऑफ वोट्स इन दी अपर पंजाब। तो अगर वहाँ कुछ भी हो जाए पीपल्स पार्टी उसकी अफेक्ट ही नहीं होगी, अफेक्ट ही होगी PMLN, जिनसे जहांगीर तरीन साहब की पार्टी भी 35 सीटें मांग रही है, जिनसे नून लीग और पीपल्स पार्टी बात पीपल्स पार्टी ये कि सीट एडजस्टमेंट कर लें हमारे साथ। तो सारे कॉम्प्रोमाइजेस नवाज शरीफ साहब की पार्टी को करने पड़ेंगे अगर पंजाब में टाइम पर इलेक्शन होता है, और बेनिफिशियरी जो है वो PMLN नहीं हो सकती, बिकॉज दे हैव टू गिव अप देयर शेयर इन पंजाब टू जहांगीर खान तरीन पार्टी। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी की सीट एडजस्टमेंट की जो डिमांड है वो भी शायद देखनी पड़े उनको कि इसका क्या करना है। मुझे लगता है कि अगर नून लीग इस बात को भांप लेती है कि पंजाब के अंदर इतना बड़ा नंबर हम नहीं गैदर कर सकते कि गवर्नमेंट फॉर्म,
तो फिर शायद वो पीपल्स पार्टी के पलड़े में अपना वजन डाल देंगे। एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का तब देखें अगर PMLN ये इस बात को अखज़ कर ले इंतखाबात के सर्वे से कि 2/3 पंजाब के अंदर हमें नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये है कि हम गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकते। तो दिस इज द सिचुएशन। इस तरह से PMLN के डिसीजन पे हर चीज़ डिपेंड करती है कि आया वो पार्टी के वज़ीर आज़म को बैक या नहीं करेंगे। सही है। मिर्ज़ा साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, ये आपका तज्जिया क्या कह रहा है कि ये इंतखाबात की तरफ हम जा रहे हैं या यही इंटेंट है इनकी कि निगरान सेटअप जो है वो कंटिन्यू करे, उसके बाद जब मामला फ़िज़ा जो है वो साजगार हो जाए मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, तो उसके बाद एक तो ये बात हमें करनी नहीं चाहिए कि जी इंटेंट क्या है। बात ही कि ये हुकूमत कंप्लीट करी है, मुकम्मल करी है अपनी, पार्लियामेंट जो है अपनी मुद्दत जो है अगस्त 2023 के अंदर, और उसके बाद ये हुकूमत नहीं रहेगी। और फिर आइन में इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि तवील मुद्दत के लिए जो है कोई और निगरान सेटअप आए। तो हमें इसी लेकिन अभी पंजाब का देखा ना, आपने दुरुस्त कहा कि एक बार कहते दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, वो यकीनन आप सही कह रही हैं। लेकिन नेशनल लेवल के ऊपर जो है ये चीज़ इतनी आसान नहीं होगी, और अगर होगी तो मेरे ख्याल में जब तक ऐलान ना कर दे उस वक्त तक जो है बयान से तलवार निकालने की ज़रूरत नहीं है और ना क़यास आराई की ज़रूरत है। तो लेट्स बिलीव के जी हर हालत में इंतखाबात जो हैं वो इस साल हो जाएंगे, और वो या तो कहते हैं ना 90 रोज़ में होंगे या 60 रोज़ में होंगे, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि जी जो नून लीग का क्या मुस्तकबिल है, जो हम लोगों ने असेस किया है वो ये है कि जी पंजाब में आपको नहीं लगता कि कोई ऐसी पार्टी उभरेगी कि जो पूरी 2/3 मेजॉरिटी या स्वीप करके ले जाए वहाँ पर पंजाब में ना। नून लीग के ऊपर ज़ाहिर बैगेज PDM का है, उसके सामने IPP है, PTI टूटी फूटी शक्ल में भी होगी लेकिन होगी, ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, दीगर और फोर्सेस होंगी वहाँ पर। तो इतना आसान नहीं है। और जब भी आप देखेंगे 14-15 माह हो गए कि इनकी अपनी हुकूमत है, लेकिन नवाज शरीफ साहब आने से गुरेज कर रहे हैं। बिल्कुल। उनके आने की खबर कई मरतबा गर्म हुई, लेकिन फिर चूल्हे पे रखे वो ठंडी हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि वो भी बहुत सोच समझ के कदम उठाएंगे, उनको कहीं ये खतरा ना हो कि जी अगर चीज़ें उल्टी हो गई तो दोबारा उनको खुदा न खास्ता जेल में न जाना पड़े। जी नहीं, वो लेकिन वो ये भी इंतज़ार करें ना कि अभी चेंज ऑफ कमान भी होनी है। वो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उन्हीं के अपने लोग मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कह रहे हैं जी कि आगे अदलिया जिस तरह से चेंज होने जा रहा है वहाँ पर, अदलिया तो उनको शायद रिलीफ का कोई एक है। अदालत भी अब जैसे वही वाली हमारी बात है कि जी हमें समझना चाहिए कि अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, वो चाहे ये सुप्रीम कोर्ट हो या कोई नई सुप्रीम कोर्ट हो, नए लोगों के साथ हो ना, वो फैसला तो कानून और आइन के मुताबिक करेगी ना जी। तो अगर नवाज शरीफ साहब का केस मजबूत है तो बंदियाल की कोर्ट हो, और या फिर वो मतलब किसी और की कोर्ट हो, और अगर उनका केस कमज़ोर है तो काजी फैज़ ईसा की कोर्ट में चले जाएं, तब भी उनके साथ वही होगा कि जो कानून और आइन कहता है। तो कम से कम हमें ये भरम रखना चाहिए इस बात के, जब तक कोई और फैसला नहीं आ जाता। जी बिल्कुल ठीक है। मुजम्मिल, एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि जी मुलाकातें जब दुबई में हुई हैं उसके बाद मौलाना फजल रहमान काफ़ी खफा दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी नाला हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे किसी भी मुशावरत का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। इसके अलावा भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौलाना साहब के, या कुछ ऐसे वादे हैं जो पूरे नहीं हुए? देखिए, वो तो मेरी तो बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है। मौलाना साहब को KP के अंदर जितना इस इंटरिम गवर्नमेंट के अंडर शेयर मिला हुआ है, बजाय इसके कि हालांकि वो पार्लियामान के मेंबर भी नहीं है, लेकिन उसके बाद रिसेंट पॉलिटिकल टॉक शो के अंदर भी जो है वो पीपल्स पार्टी थे, तो इस बात का एतराफ़ किया जा रहा था कि इंटरिम गवर्नमेंट में हमें उतनी नुमाइंदगी नहीं, क्योंकि हैरान को न उसकी वजह यह है कि निगरान हुकूमत जो होती उसमें इस तरह की पार्टी बेस्ड रिप्रेजेंटेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बताया 10 वज़रा उनके हैं, हमारे 3 या 4 हैं, और बताया नहीं गया। तो KP के तमाम स्टेक होल्डर्स मौलाना फजल रहमान साहब, और वो नाराज़ हैं, तो हैरान कुछ चीज़ है। उसकी वजह यह कि पीपल्स पार्टी जो डिस्टेंस करती है अपने आप को कि हम PDM का हिस्सा ही नहीं है, इसलिए ये गिला जो है वज़ीर आज़म। तो देखा जाए तो पावर स्ट्रगल है, ब्रूटल पावर स्ट्रगल है, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है नज़रियात की बेस पे वो गैर फितरात है, क्योंकि कोई राइट की पार्टी है, कोई सेंटर लेफ्ट की पार्टी है, कोई सेंटर राइट की पार्टी है। तो ये इत्तेहाद जो होते हैं ये सिर्फ पावर शेयरिंग की बेस पे होते हैं, ये किसी आइडियोलॉजिकल ओवरलैप की शेप में नहीं होते, ना ये देखा जाता है कि किसका मैच करता है। तो मौलाना साहब की जो नाराज़ी है, मेरा ख्याल है कि वो नेक्स्ट के हवाले से हो सकती है। उसकी वजह यह है कि करंट सेटअप जो वहाँ पर है उसमें तो जो था वो मिल चुका है, और एक वक्त में ये भी सुना कि वो सदर पाकिस्तान बन जाएंगे, वैसा हुआ नहीं। तो अब सेटअप में मेरा ख्याल है कि उनकी उम्मीदें ज़्यादा हैं, लेकिन
अंदर भी अनफॉर्चुनेटली कोई बड़ी पार्टी मर्ज नहीं करे, सिंगल हैंडेडली डोमिनेट नहीं करे। ANP, इसके अलावा JUI और PTI का आप एक फ्रेगमेंट देखेंगे कि मुख्तलिफ हिस्सों में बंट के इक़्तिदार को शेयर किया जाएगा, और यही सूट करता है अरबाब इख्तियार को भी कि कोई ऐसी पार्टी इमर्ज ना करे जो डोमिनेट कर दे पूरे सिस्टम। बिल्कुल ठीक है। आमिर ज़िया साहब, ये अभी मुज़म्मिल ने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया, ये मैं भी सुन रही थी इस बारे में कि खैबर पख्तूनख्वा में जो निगरान सेटअप है उसमें हमें वही जमातें जो अभी कंटेस्ट करने जा रही हैं इलेक्शंस, उन्हीं ने अपना निगरान सेटअप बनाया हुआ है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो JUI है वो सबसे आगे दिखाई दे रही है। तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि आप निगरान सेटअप में भी वही लोग हों और उसके बाद फिर वो इस तरह से कैसे आप शफाफ इंतखाबात को यकीनी बना सकते हैं? नहीं, बड़ा अहम नुक्ता है, और जो मैं कल भी कहीं बैठा हुआ बात कर रहा था और यही बात थी कि जी ये जो कहते हैं ना, आपको जो शिकायत है, पीपल्स पार्टी को शिकायत है या नून लीग को शिकायत है कि जी हमारे काम नहीं हो रहे। अब बात ही कि हुकूमत जो होती है वो सबके काम करने के लिए होती है, वो इस काम के लिए नहीं होती कि हमें जी नून लीग का काम करना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम करना है, मौलाना का काम करना है। अगर निगरान सेटअप है तो निगरान का मतलब ये होता है कि जी गैर जानिबदार लोग आए हैं जिनका ताल्लुक कम अज़ कम किसी पोलिटिकल पार्टी से उनकी एफिलिएशन ना हो, पसंद नापसंद हो सकती है, तो उस बुनियादी फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ है ये। जिस तरह से पंजाब की हुकूमत को भी मैं कहूँगा सूबाई और KP की भी, कि उसके अंदर गैर जानिबदारी बिल्कुल नहीं है। और खाकम व दहन अगर वैसी ही वफाक में दोबारा आप निगरान हुकूमत लेकर आते हैं और सिंध में और बलूचिस्तान में, बल्कि होना तो सुली तौर पर ही चाहिए कि जब ये पार्लियामेंट ख़त्म हो तो उसके बाद एक नया केयर टेकर सेटअप, एक जेन्युइन केयर टेकर सेटअप पंजाब और KP में भी आए। अब मुझे नहीं पता उसकी कोई आईनी कोई सूरत निकल सकती नहीं निकल सकती, लेकिन ये बिल्कुल होना चाहिए, एक बार फिर मुशावरत हो और ऐसे लोग आए कि जिन पर आप उंगली ना उठा सकें, या कम अज़ कम उनका इतना भरम तो हो कि लोग उन पर इल्ज़ाम ना लगा रहे हो कि जनाब इन्होंने ये धांधली कर दी। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम नहीं है इनका करने का, तरक्याती बजट इनका देने का काम नहीं है, लेकिन फिर भी किया इन लोगों ने। तो मेरे ख्याल में बहुत ही ग्रॉस कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई है, और इसकी वजह से आपका अगला इंतखाब अगर आपने दुरुस्त नहीं किया उसको आज, तो अगला इंतखाबात भी जो है आपके मुतनाज़ा बन जाएंगे। जी, और आपको क्या लगता है कि PDM ये मुस्लिम लीग नून PDM के प्लेटफॉर्म से ही करेगी? नहीं, वो तो बड़ा वाजे हो गया ना, हमने ये भी सवाल बनता नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने कह दिया राना सना ने, और उससे पहले आप जी, और दूसरी बात उससे पहले भी हम लोग आप ही के साथ हमने गुफ्तगू में कहा था कि नून लीग जो है या पीपल्स पार्टी, दो बड़ी जमातें आपस में इत्तेहाद नहीं करेंगी, ये ट्रेडिशनली राइवल हैं एक दूसरे के, ये मद्दे मुकाबिल आएंगे, और उसके बाद इंतखाबात के बाद फिर ये जो जिसकी जितनी सीटें होंगी हिस्सा बकदरे जुस्सा ये लोग आपस में मखलूत हुकूमत बनाएंगे, क्योंकि मैं नहीं देखता कोई एक पार्टी जो है डोमिनेट कर रही हो। ठीक है, आपने बड़ा खूबसूरत नक्शा इसका खींच दिया। एक ये जो नई नई जमातें सामने आ रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विंग्स ही कह लें, वैसे तो IPP इस बात का बड़ा गुस्सा मान लेती है, उनकी जानिब से कहा जाता है कि भाई हमें ना कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हम B टीम है। इनका सियासी मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं आने वाले इलेक्शंस में? देखिए, इसमें जो IPP की जहाँ तक बात है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की, तो उसमें तो बिल्कुल लैक ऑफ क्लैरिटी, कंफ्यूजन है। उसकी वजह यह है कि एक पार्टी बनती है और उसके बाद उसका नाम और उसका विजन डिसाइड होता है, और विजन क्या है वो तो अब तक डिसाइड नहीं हुआ। पहले सोचा वही जो एंटी नवाज शरीफ सेंटिमेंट है पंजाब के अंदर उसको कैश, और वही बयानबाजी की जाएगी ताकि वो जो वोटर जिसकी जहन साजी करते हुए 20 साल हो गए हैं कि सब चोर हैं, सब डाकू हैं, कोई भी जो है वफादार नहीं है मुल्क का, उस वोटर को कैप्चर कर सके। बाद में ये खबर सामने आई कि वही PMLN उनसे इल्हाक करने जा रही है, कहा जा रहा है कि सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी। अता तारड़ साहब ये बात कर, ये अच्छे लोग हैं, और अभी हमने देखा कि इंगेजमेंट्स भी बड़ी क्लोज होना शुरू हो गई हैं IPP की और PMLN की। तो उसमें भी कहा यह जाता है कि कोई मंशूर नहीं है, ये वो पार्टी है जो कि बातों पे यकीन नहीं करती, कॉन्स्टिट्यूशन इस पार्टी का नहीं बना अभी तक कोई, लेकिन ये प्रैक्टिकल पे यकीन करती है। तो इस तरह की बातें तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि पहले माइंड बनाया जाता है, उसके बाद में कोई आइडिया जो है, चाहे परवेज खटक साहब हों या तरीन साहब की पार्टी हो, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ा शेयर ये पावर बड़ा शेयर नहीं है हासिल कर पाएंगे। मैंने अभी वो टाइम बस आखिरी जुमला बोलूंगा कि इस मुल्क में माशाल्लाह इलेक्शन कमीशन के पास 168 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं। ये भी मैंने गूगल किया, गूगल खान से पूछा। जी। तो माशाल्लाह कितनी पॉलिटिकल पार्टीज बनेंगी? हमारी पहली पॉलिटिकल पार्टीज की तादाद जो है जरूरत से ज्यादा है। और ये ट्राइड टेस्टेड, ये कभी उड़ के चिड़िया इस खंबे पे बैठ जाती है, कभी उस दरख्त पे बैठ जाती है। बस ये खेल आमिर ज़िया साहब जारी रहेगा, और मुजम्मिल हमारे साथ मौजूद थे। मुजम्मिल, आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी। नाजरीन, प्रोग्राम का हो चुका है और इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना घर
मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा। खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। बात होगी मसाइल की, लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत, बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।